गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज हम इंटरनेट के विषय में पढ़ने जा रहे हैं और इंटरनेट जैसे कि हम जो चौथा अध्याय हमारा चल रहा है इसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत है आपका इंटरनेट। ठीक है, तो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा आपका कंप्यूटर है, उसका मॉडेम लगा हुआ है, टेलीफोन है और आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता का मॉडेम है, आपकी CPU है और बहुत सारे कंप्यूटर्स आपको नीचे जुड़े हुए हैं। लेकिन सूचना एवं संप्रेषण के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति इंटरनेट है। इसके जन्मदाता विंटन जी सर्फ हैं। यह विश्व के विभिन्न कंप्यूटरों को जोड़ता हुआ एक विस्तृत कंप्यूटर नेटवर्क है। इंटरनेट के विषय में बताया जा रहा है, यह विश्व के विभिन्न कंप्यूटरों को जोड़ता है। यह नेटवर्कों का एक समूह है, इसलिए इसे इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार की किसी भी विषय पर किसी भी देश की जानकारी तत्काल प्राप्त की जा सकती है। इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से एक व्यक्ति पूरे विश्व में किसी भी अन्य सदस्य उपभोक्ता से बातचीत कर सकता है। जैसा कि बच्चे अपन चलाते हैं इंटरनेट, आप लोग इंटरनेट से भली भांति परिचित हैं, फिर भी इंटरनेट का एक किताबी जो परिभाषा वो आपको ज़रूर आना चाहिए। इंटरनेट जानकारियों का एक बड़ा खजाना है, इसे विश्व पुस्तक भी कह सकते हैं। भारत में इंटरनेट का प्रारंभ सन 15 अगस्त 1995 से हुआ है। कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ खाता खोल सकता है। ISP निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर खाता नंबर देती है और उपयोगकर्ता इंटरनेट तक पहुँच जाता है। इंटरनेट के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से? देखिए, मॉडेम, आपको वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर, मेल सर्वर, ये आपके मुख्य इसके जो शब्दावली है इसके अंदर यूज़ होती है। इंटरनेट के लिए आवश्यक उपकरण है, एक तो कंप्यूटर सिस्टम आपके पास होना चाहिए, टेलीफोन कनेक्शन आपके पास होना चाहिए और मॉडेम होना चाहिए। तो मॉडेम क्या होता है? देखिए, डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में और एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए जिस उपकरण का यूज़ किया जाता है उसे मॉडेम को बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेट का लाभ या महत्व क्या है? तो सबसे पहले लाभ है कि सूचनाओं का आदान प्रदान। इंटरनेट की ईमेल सेवा से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इंटरनेट सुविधा से दो व्यक्ति बातचीत भी कर सकते हैं। विज्ञापन, उत्पादक अपनी वस्तु का विज्ञापन इंटरनेट के माध्यम से करके विक्रय एवं लाभ में वृद्धि कर रहे हैं। इंटरनेट आज के समय में एक सोशल एडवर्टाइजमेंट अपन कह सकते हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से बड़ी मात्रा में हो रहा है। इसके बाद है ई कॉमर्स में सहायक। ई कॉमर्स सुविधा का उपयोग इंटरनेट के द्वारा ही किया जाता है। ई कॉमर्स ने संपूर्ण विश्व को एक बड़ा बाजार बना दिया है। ई बैंकिंग, इंटरनेट के द्वारा ई बैंकिंग सुविधा का उपयोग किया जाता है। इससे कहीं भी कभी भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो गई है। सामान्य ज्ञान में वृद्धि, इंटरनेट के द्वारा व्यक्ति अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। मनोरंजन में सहायक, इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की मनोरंजन की सुविधा जैसे फिल्म देखना, गाने सुनना, गेम खेलना इत्यादि सुविधा उपलब्ध रहती है। तो एक प्रकार से मनोरंजन में भी कहीं ना कहीं सहायक है। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को इंटरनेट की सहायता से पढ़ा जा सकता है। शिक्षा सामग्री, चैटिंग, भुगतान सुविधा इत्यादि ये अन्य जो लाभ हैं जो हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होते हैं। वहीं एक और लाभ है तो उसकी कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे कि भाषा। इंटरनेट में अधिकांश जो जानकारी वो अंग्रेजी में रहती है। भारत जैसे देश में अंग्रेजी के कारण समस्या का सामना करना पड़ता है। वायरस, इंटरनेट के उपयोग में वायरस संबंधी समस्या का सामना भी करना पड़ता है। वायरस के कारण इंटरनेट जो उपयोग करता है वो समस्या में आ जाते हैं। हैकिंग की समस्या, हैकिंग अर्थात पासवर्ड चुराने की समस्या इंटरनेट उपयोगकर्ता को हानि पहुंचाती है। अश्लीलता, इंटरनेट में विदेशी अश्लील जानकारियां भी उपलब्ध होती हैं जो देश के युवकों का मानसिक नुकसान करती हैं। लाइनों की व्यस्तता, फोन लाइनों की व्यस्तता के कारण इंटरनेट के उपयोग में भी कठिनाई होती है। फिर इसके बाद ईमेल। देखिए, ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। वर्ष 1970 तक ईमेल को कंप्यूटर आधारित संप्रेषण प्रणाली के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे वेस्टर्न यूनियन ने ईमेल के नाम से रजिस्टर कराया। इलेक्ट्रॉनिक मेल पत्राचार की एक ऐसी पद्धति है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर पर संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। मेल के माध्यम से आप कोई भी संदेश यहाँ वहाँ भेज सकते हैं। ईमेल सुविधा संप्रेषण के अन्य साधनों की अपेक्षा तीव्रता से संदेश प्रेषित करती है। ईमेल में उपग्रह के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजे जाते हैं। ईमेल में संदेश भेजने की कोई शब्द सीमा नहीं होती, अतः संदेश प्राप्तकर्ता का तुरंत उपलब्ध होना जरूरी नहीं होता। संदेश प्राप्तकर्ता अपनी सुविधा अनुसार संदेश को पढ़ सकता है। ईमेल टेलीफोन एवं फैक्स का स्थान ले रहा है क्योंकि इसकी लागत कम आती है। ईमेल प्राप्तकर्ता चाहे कितनी ही दूर हो
उस तक संदेश पहुंचने में कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। ईमेल की प्रक्रिया। ईमेल सुविधा का प्रयोग करने की निम्न प्रक्रिया है। उसके लिए किसी इंटरनेट सेवा कंपनी के साथ अपना ईमेल खाता खोलना पड़ता है। ईमेल खाता खोलने से ईमेल एड्रेस प्राप्त हो जाता है। जिस संदेश भेजना हो उसका ईमेल एड्रेस आपको पता होना चाहिए। आने वाला ईमेल ऑटोमेटिक प्रणाली के अंतर्गत इनबॉक्स में स्थानांतरित हो जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के इंटरनेट से जुड़ते ही उपयोगकर्ता को यह ज्ञात हो जाता है कि उसके लिए ईमेल आया है अथवा नहीं। पासवर्ड के बिना ईमेल खाते तक नहीं पहुंचा जा सकता। ईमेल से लाभ हैं आपके कि यह संदेश वहन का अत्यंत ही सरल, सुविधाजनक एवं सस्ता साधन है। इसमें भेजे गए संदेश की पूर्ण गोपनीयता रहती है। इसके द्वारा संदेश को तत्काल भेजा जाता है। इसमें संदेश प्राप्तकर्ता की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। इसमें संदेश को सुरक्षित रखा जा सकता है। एक ही संदेश एक साथ अनेक व्यक्तियों को भेजा जा सकता है। तो ये कई प्रकार के लाभ हमारे ईमेल से हमें मिलते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका भंडारण यानी गोदाम व्यवस्था। देखिए, आदिम युग से ही मनुष्य में संचय की प्रवृत्ति बनी हुई है। तब वह खाद्य पदार्थों का संचय करता था। सभ्यता का विकास हुआ, विकास के साथ मुद्रा का आविष्कार हुआ और मनुष्यों ने मुद्रा का संचय करना भी शुरू कर दिया। मनुष्य द्वारा मुद्रा का संचय घर में या खाते में गड्ढे खोदकर गोपनीय रूप से किया जाता था। समय के साथ साथ संचय का रूप बदलकर भंडारण में तब्दील हो गया। संचय भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है और भंडारण उपयोगिता का सृजन करने के लिए किया जाने लगा। वर्तमान तीव्र औद्योगिक युग में उत्पादन एवं उपभोग के मध्य समय एवं दूरी का अंतर पाया जाता है। इस समय एवं दूरी को अंतर को भंडारण के द्वारा कम या समाप्त किया जा सकता है। तो अब अपन पढ़ते हैं भंडारण का अर्थ एक्चुअल में है क्या। विशेष प्रकार से निर्मित भवनों में माल को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से रहना, सुरक्षित रखना ही भंडारण है। यानी माल का सुरक्षित रूप से भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखना भंडारण कहलाता है। भंडारण विक्रय के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसमें वस्तु को उसकी मौलिक स्थिति में ही बनाए रखा जाता है। भंडारण कच्चा एवं निर्मित दोनों प्रकार के माल का होता है। भंडारण द्वारा समय उपयोगिता का सृजन किया जाता है। आधुनिक समय में भंडार गृह वस्तुओं की संग्रह सुविधा के साथ ही साथ वस्तुओं की सही मात्रा में, सही स्थान पर, सही समय पर, सही स्थिति में, सही लागत पर माल को उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। भंडारण के कार्य देखिए, तो एक तो है संग्रहण की सुविधा, यानी आप कितना भी माल कितनी भी मात्रा में आप संग्रह कर सकते हैं। माल की सुरक्षा भी इसका एक कार्य है। माल को आग, गृह आग, चोरी, जो सीलन आ जाती है उसकी माल की सुरक्षा करते हैं। उपयोगिता का सृजन, भाई भंडार गृह जो होते हैं वो समय, उपयोगिता, इन सब का सृजन करते हैं। भाई मांग आपकी गर्मियों में है, मान लीजिए ठंड वाला कोई प्रोडक्ट है, उसकी ठंड में मांग होती है लेकिन उसका उत्पादन गर्मियों में किया जाता है, तो उस समय तक सुरक्षित रखने का कार्य भी इसके माध्यम से होता है। मांग व पूर्ति में संतुलन बनाए रखना, यानी मांग और पूर्ति में संतुलन की मतलब उसकी मांग ज़्यादा प्रभावित ना हो, पूर्ति भी ज़्यादा प्रभावित ना हो। मूल्यों में स्थिरता, रोजगार में वृद्धि, जोखिम में कमी। एक आदर्श भंडार गृह की विशेषता क्या होती है। देखिए, आदर्श भंडार गृह वही कि उचित स्थान। सबसे पहले कि आदर्श भंडार गृह ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ सुगमता से आसानी से पहुँचा जा सके, वहाँ से वस्तुओं का आदान प्रदान या परिवहन आसानी से किया जा सके। दूसरा है कि सुरक्षित। देखिए, भंडार गृह माल के संग्रह के लिए सुरक्षित होना चाहिए। भंडार गृह में रखा माल नमी, आग, चोरी, कीड़े मकोड़े इत्यादि सुरक्षित रहना चाहिए। मित व्यय, कम खर्चीला होना चाहिए। पर्याप्त स्थान होना चाहिए। माल को योजनाबद्ध रूप से रखना और नियंत्रण, ये इसके एक आदर्श भंडार गृह की विशेषताएँ होती हैं। भंडार गृह के प्रकार, तो भंडार गृह के प्रकार, एक तो सरकारी भंडार गृह होता है जो कि सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं और सरकारी माल को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इनका जो निर्माण है वो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता के द्वारा भी किया जाता है। निजी भंडार गृह, थोक व्यापारी, उत्पादक या फुटकर व्यापारी के द्वारा भी अपने माल को या निर्मित माल को रखने के लिए अपने बनाए गए भंडार गृह निजी भंडार गृह कहलाते हैं। सार्वजनिक भंडार गृह के मतलब बड़े बड़े व्यापारिक भंडारगृहों में बनाए जाते हैं। इनका स्वरूप भी बड़ा होता है। इन भंडारगृहों का निर्माण एवं संचालन सरकारी और किसी अन्य संस्था के द्वारा हो सकता है। शीत भंडार गृह, रेलवे भंडार गृह, बैंक के भंडार गृह, बंधक भंडार गृह, सहकारी समितियों के भंडार गृह इत्यादि जो हैं वो भंडार गृह के प्रकार हैं। भंडार का महत्व या आवश्यकता, तो देखिए भंडार की आवश्यकता क्यों कि मांग और पूर्ति में समन्वय बनाकर रखना है कि हो सकता है मौसमी मांगों में कहीं अंतर ना हो, इसलिए इनका सहयोग लिया जाता है। तो इस वजह से इनका महत्व है कि मांग एवं पूर्ति में समन्वय बना रहे।
मूल्यों में स्थायित्व, भाई मूल्यों में स्थायित्व बनाए रखने के कारण भी इनका अपना महत्व है। हो सकता है कि अगर प्रोडक्ट की मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है तो वहाँ कहीं ना कहीं मूल्यों में बढ़ोतरी होगी, और जो एक प्रतिस्पर्धा का कहीं कारण बनेगी। तीसरा, वस्तु के गुण को व्याप्त बनाए रखने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। वितरण में सुविधा, ऋण की सुविधा, नाशवान वस्तुएं, बड़े पैमाने पर उत्पादन, तो ये सब इसकी महत्व आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगला 5वां अध्याय रीड करेंगे। आपको इस वीडियो को सुनना है, फिर एक बार अपने से आपको पढ़ना है। अगर कोई पॉइंट या टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू टू ऑल, हैव ए नाइस डे।